हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। और कल के लिए सॉरी, मैंने कल वाली वीडियो डिलीट कर दी। और उसका रीज़न ये है कि मैंने स्टोरी में कुछ चीज़ें चेंज कर दी थी और बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी थी। तो हमारे ऑथर कृष्णा ने मुझे बताया कि वो नहीं चाहते कि उनकी स्टोरी में कोई भी चेंजेस हो या कोई भी चीज़ स्किप की जाए, जो बात मुझे सही लगी। ऑब्वियस सी बात है ना, एक ऑथर की कहानी में उस ऑथर का हार्डवर्क, उसकी सोच और उसके इमोशंस का मिक्सचर होता है, जिसका ख्याल हर नरेटर को रखना चाहिए। वैसे तो मैं ये एफएफ आप सबके साथ ऑथर के कॉन्सेंट से ही शेयर कर रही हूँ, लेकिन मुझे चेंजेस करने के परमिशन नहीं मिले थे, इसलिए मुझे वीडियो डिलीट करनी पड़ी। क्योंकि आपकी सैपी दीदी ने आज तक जितने भी एफएफ्स आप सबके साथ शेयर किए हैं, ऑथर के कॉन्सेंट से ही किए हैं, वो भी उनके प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए। तो इसीलिए आज मैं ये एफएफ स्टोरी आप सबके साथ दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप में से जिन्होंने भी कल की स्टोरी नरेशन सुनी है, उनसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अपनी मेमोरी से कल की वीडियो को शिफ्ट डिलीट कर दीजिएगा। ओके, लव यू गाइस। तो अब हम अपने माफिया किंग के दिल से हुए लव कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता करने साथ में चलते हैं। ओके, लेकिन उससे पहले उन सबसे एक रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए आ रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब आप सबका ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है चाइना के माफिया वर्ल्ड से, जहां इस वक्त 3 माफिया गैंग्स राज करते हैं, जिनमें सबसे पुराना खिलाड़ी है वेन रोहान, जो इस वक्त 58 इयर्स का है, जो बहुत ही क्रूअल अल्फा है, जो अपने माफिया गैंग को बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल करता है और किसी पे भी मर्सी शो नहीं करता, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, माफिया वर्ल्ड में नंबर 1 पर रहना और पूरे चाइना पर रूल करना। लेकिन कहते हैं ना, सबको सब कुछ नहीं मिल पाता, क्योंकि खुद इतना स्ट्रॉन्ग और क्रूअल अल्फा होने के बावजूद वेन रोहान के पास ऊपर वाले के दिए 2 नमूने बेटे हैं, वेन चाओ और वेन शू। ये दोनों भी अल्फाज हैं, लेकिन अल्फाज के नाम पर एक बहुत बड़ा वाला कलंक है, तभी इनको नमूने कहा है। वहीं वेन रोहान का राइट और लेफ्ट दोनों ही हाथ एक ही इंसान है, और वो है वेन जुलियो, जो वेन रोहान का सारा माफिया का काम संभालता है। और इसी वजह से वेन रोहान वेन जुलियो पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता है। वहीं चाइना का दूसरा फेमस माफिया गैंग है नेमिंगजू का, जिसको कुछ सालों पहले ही वेन रोहान ने षड्यंत्र रचकर बड़ी ही चालाकी से मार डाला था, जिस गैंग का इस वक्त नेमिंगजू का छोटा भाई ने हुई सैंग बॉस है। जहां पूरी दुनिया को ये लगता है कि ने हुई सैंग किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ही डरा और सहमा हुआ सा रहता है। लेकिन कोई भी ये सच नहीं जानता कि ने हुई सैंग ऐसा सिर्फ अपने बड़े भाई के सामने ही रहता था, पर असलियत में तो वो एक लोमड़ी जैसा है, जो चालाकियों से भरा हुआ है और एक सुपीरियर मास्टरमाइंड है। क्योंकि अगर नेमिंगजू की डेथ के टाइम पे ने हुई सैंग अपने भाई के पास होता, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि ने हुई सैंग के रहते उसके भाई को कुछ हो जाए, क्योंकि ने हुई सैंग के पास इतनी काबिलियत है कि वो अपने किसी एक मास्टर प्लान से पूरी बाजी पलट कर रख देता। लेकिन अफसोस कि वो उस वक्त बाहर पढ़ने गया हुआ था, और अब ने हुई सैंग की लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है, वेन रोहान से अपने भाई की मौत का बदला लेना। वहीं ने हुई सैंग अभी बस 24 साल का है, लेकिन फिर भी अपने गैंग को बहुत ही समझदारी और मर्सीफुल हैंडल करता है। और अपने मकसद को पाने के लिए ने हुई सैंग ने वांगजी से हाथ मिला लिया है, क्योंकि ने हुई सैंग अच्छे से जानता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और अब बारी आती है चाइना के तीसरे माफिया गैंग की। हाँ, आप सही पकड़े हैं, क्योंकि माफिया वर्ल्ड में इस वक्त अगर कोई राज कर रहा है तो वो है वांगजी। लान वांगजी एक 30 साल का मेल डोमिनेंट अल्फा है, जिसे सब माफिया किंग कहते हैं, जो इस वक्त वेन रोहान के सारे सपनों को तोड़ते हुए पूरे चाइना पर राज कर रहा है। वहीं लान वांगजी के नेचर के 2 पहलू हैं, जहां पूरी दुनिया के लिए वो सबसे ज्यादा खड़ूस है, लेकिन अपनी फैमिली की खुशियों के लिए वांगजी कुछ भी कर सकता है, जो बात वांगजी कभी अपनी फैमिली को शो नहीं कर पाता। तो अब चलिए मैं आपको लान वांगजी के प्यारी सी फैमिली से मिलवा देती हूँ। लान वांगजी का एक बड़ा भाई है लैन शिचैन, जो वांगजी से 2 साल बड़ा है और अभी
32 इयर्स का है और एक ओमेगा है। जहाँ लैन शिचैन बेशक वांगजी से 2 साल बड़ा है, लेकिन उसकी हरकतें आज भी स्वीट 16 जैसी ही है, जो नेचर वाइज क्यूट, हम्बल, नॉटी और स्टर्बन है। साथ ही अपने छोटे भाई से बहुत डरता है। तो अब डरे भी क्यों ना, जहाँ खड़ूस लैन वांगजी अपने इमोशंस अपनी फैमिली के सामने शो ही नहीं करता है और हमेशा सीरियस मोड में ही रहता है। वहीं लैन शिचैन ने अपने से कम उम्र के अल्फा के साथ शादी भी कर ली है, वो भी भागकर, क्योंकि शिचैन को लगता है कि उसका छोटा भाई कभी भी उसकी शादी के लिए मानेगा नहीं। लेकिन शिचैन यहाँ गलत था, क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि वांगजी के लिए उसकी फैमिली की खुशियाँ सबसे पहले आती है। वहीं लैन शिचैन ने जिस अल्फा से शादी की है वो है मेंग्याओ, जो 28 साल का है। दरअसल कुछ सालों पहले मेंग्याओ की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उसके पास कोई जॉब नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपना रूम रेंट भी नहीं दे पाया था और घर के मालिक ने मेंग्याओ को घर से निकाल दिया था। जिसके बाद बुरी हालत में मेंग्याओ रास्तों पर भटक रहा था और 3 दिन बाद बिना कुछ खाए पिए रास्तों पर भटकते हुए मेंग्याओ अपने हालातों से थककर बेहोश हो गया था। जहाँ से गुजरते हुए वांगजी की नज़र मेंग्याओ पर पड़ी थी और वांगजी ही था जो उसे हॉस्पिटल लेकर गया था, जहाँ जाकर डॉक्टर से पता चला था कि मेंग्याओ कितना वीक है और उसके साथ क्या हुआ है। जिसके बाद मेंग्याओ ठीक होने के बाद से वांगजी का ड्राइवर बनकर उसी के साथ काम कर रहा था। जहाँ वांगजी का पर्सनल ड्राइवर होने के बावजूद मेंग्याओ लैन शिचैन को भी घुमाया करता था और पता नहीं कब लैन शिचैन को घुमाते घुमाते मेंग्याओ का दिलो दिमाग कहाँ घूमने चला गया। और जब तक वांगजी को अपने भाई और मेंग्याओ के प्यार का पता चला था, तब तक ये दोनों लव बर्ड्स वांगजी की ही गाड़ी लेकर 9 तो 11 हो चुके थे। और यही नहीं, दोनों जाते जाते अपने साथ कॉम्प्लीमेंट्री अंकल चिरैन को भी साथ ले गए थे, जहाँ बेचारे अंकल चिरैन ने अपने बड़े नेफ्यू के प्यार के लिए फिर से अपनी कभी ना होने वाली शादी को पोस्टपोन कर दिया और शिचैन को वांगजी के गुस्से से बचाने के लिए उसी के साथ चले गए और तीनों जाकर दूसरे सिटी में सेटल हो गए। जहाँ से बाद में अंकल चिरैन ने वांगजी को कॉल करके समझाने की भी कोशिश की, क्योंकि वांगजी के सामने आने की हिम्मत तो अंकल चिरैन की भी नहीं हो रही थी। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, ये पहला एफएफ है जहाँ अंकल चिरैन भी वांगजी से डरते हैं। जहाँ अंकल चिरैन को तो ये लग रहा था कि उन्होंने वांगजी को मनाया है, लेकिन सच तो ये था कि वांगजी को मेंग्याओ पहले से ही बहुत पसंद था, क्योंकि वांगजी जानता था कि मेंग्याओ अपनी खुददारी को कभी भी किसी गलत काम के लिए नहीं बेचेगा। मेंग्याओ चाहता तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को ठीक करने के लिए किसी भी गलत काम को अपना सकता था, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया, जो बात वांगजी समझ गया था। और इसीलिए उसने मेंग्याओ को कभी अपने माफिया गैंग में शामिल नहीं किया, बल्कि उसे अपना ड्राइवर बनाकर रखा। पर इन सब के बावजूद वांगजी ने कभी अपने भाई को वापस बुलाना नहीं चाहा, क्योंकि उन सब के दूर रहने से वांगजी को ही प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि वांगजी से दूर रहकर वांगजी के दुश्मनों से उसकी फैमिली सेफ रहती। साथ ही वांगजी को ये भी यकीन था कि जिसके साथ शिचैन गया है वो एक लॉयल पर्सन है। माना कि वांगजी को बिना बताए उसके भाई को भगा कर ले जाना मेंग्याओ का वांगजी के प्रति किया एक धोखा था, लेकिन वांगजी को यकीन था कि मेंग्याओ लैन शिचैन का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जहाँ एक दिन तो मेंग्याओ हैरान ही रह गया था जब वांगजी खुद मेंग्याओ से मिलने गया था, बिना अपनी फैमिली को बताए, और मेंग्याओ से उसकी फैमिली का ध्यान रखने का भी बोला। और साथ ही वेडिंग गिफ्ट में मेंग्याओ को एक कैफ़े खोल कर दिया, ताकि उसकी फैमिली को कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, जिसके बारे में वांगजी ने किसी को भी कुछ भी बताने से मेंग्याओ को मना कर दिया था। और अब हम अंकल लैन चिरैन के बारे में समझते हैं, जो 47 इयर्स के एक मेल ओमेगा हैं, जो नेचर वाइज बहुत ही काइंड एंड सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। दरअसल अंकल चिरैन वांगजी और शिचैन के फादर के छोटे भाई हैं, जिनका बर्थ वांगजी के फादर से बहुत बाद में हुआ था, इसलिए उनके और शिचैन की एज में ज़्यादा फर्क नहीं है। और इसी वजह से अंकल चिरैन शिचैन के अंकल कम दोस्त ज़्यादा हैं, लेकिन वो वांगजी से बहुत डरते हैं, पर प्यार भी वांगजी से ही ज़्यादा करते हैं। जहाँ अपने दोनों नेफ्यूज़ का ख्याल रखने के चक्कर में वो अपनी शादी ही करना भूल गए हैं। जहाँ अंकल चिरैन का लॉन्ग टाइम वेटेड बॉयफ्रेंड वांगजी का हेड बटलर मो है, जो 50 इयर्स का एक मेल बीटा है। जहाँ बटलर मो की लाइफ का सिर्फ 2 ही काम है, पहला
लान वांगजी का ख्याल रखना और दूसरा चिरैन के नाम से मोहब्बतों के गीत गाना, जिस पर लान चिरैन खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। और उसी भरोसे के सहारे वो वांगजी को बटलर मो के पास छोड़कर गए हैं, जिससे फोन पर लान चिरैन हर वक्त वांगजी का हाल चाल पूछते रहते थे। फिर घंटों अपनी अधूरी कहानी को फोन पर दोनों मिलकर पूरा किया करते थे, जहां अंकल चिरैन और मो को ये लगता था कि उनके प्यार के बारे में किसी को नहीं पता पर शायद वो ये भूल गए थे कि दीवारों के भी कान होते हैं, क्योंकि दोनों लव बर्ड्स ये नहीं जानते थे कि लान वांगजी पूरे लैंड मैंशन के सभी फोन लाइंस को रिकॉर्ड करवाता था और उनकी बातों को बहुत मजे लेकर सुनता था। माना कि दूसरों की बातें चोरी चोरी चुपके चुपके सुनना बुरी बात होती है, लेकिन ये हमारा लान वांगजी है जिसे बुरे काम करने में बहुत मजा आता है। साथ ही कोई ये भी नहीं जानता था कि लान वांगजी ने पूरे लैंड मैंशन में हिडन सीसीटीवी कैमरास भी फिट करवा रखे थे, जहां वांगजी ने तो बाथरूम तक को नहीं छोड़ा था। लेकिन इन सब के बावजूद वो सबकी प्राइवेसी का ख्याल रखता था और रिस्पेक्ट भी करता था। बस सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ऐसा किया था ताकि घर का कोई भी हिस्सा वक्त पड़ने पर उसकी नज़रों से ना बच सके। दरअसल वांगजी को अपने अंकल और बटलर मो के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन कभी दोनों लव बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि वांगजी जानता था कि उन दोनों भाइयों के लिए उसके अंकल चिरैन ने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है। और अब बात करते हैं वांगजी के माफिया वर्ल्ड में उसके सबसे बड़े दो सपोर्ट्स की, जिसमें पहला है शू यांग, जो 26 साल का एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन पुलिस में होने के बावजूद वो वांगजी के लिए काम करता है। और दूसरा वांगजी का सपोर्ट है श्याओ शिंगचैन, जो 25 साल का है, जो वांगजी का मैनेजर कम असिस्टेंट कम सेक्रेटरी सब कुछ है। और ये दोनों मिलकर वांगजी को हर मुश्किल से बचाते हैं। दरअसल वांगजी जब मेंग्याओ को अपने साथ अपने मेंशन लाया था, वो जानता था कि मेंग्याओ अनाथ है और इसी वजह से उसकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पाई है। तो वांगजी चाहता था कि मेंग्याओ उसका माफिया वर्ल्ड ज्वाइन करे, लेकिन वांगजी ये भी जानता था कि मेंग्याओ ऐसा कभी नहीं करेगा। तब शू यांग और शाओ शिंगचैन ने ही वांगजी को ये एडवाइस दिया था कि वो उसे अपना ड्राइवर बना ले, जिनकी सलाह मानकर वांगजी ने वही किया था, क्योंकि वांगजी शू यांग और शाओ शिंगचैन पर बहुत भरोसा करता है। और अब बात करते हैं वे ब्रदर्स की। यस, वे फैमिली के पास दो अनमोल बेटे हैं, वे वुशियान और विंग, जिनमें बेशक 5 साल का गैप है, लेकिन दिखने में वो दोनों ही एक जैसे हैं, ऑलमोस्ट 99% सेम। बस फर्क इतना है कि विंग के लोअर लिप के नीचे एक क्यूट सा मोल है, जहां वे वुशियान बड़ा भाई है और 23 इयर्स का है और विंग 18 इयर्स का। और दोनों ही भाई मेल ओमेगाज हैं, जिनमें विंग बाय बर्थ ब्लाइंड है, लेकिन उसकी इस कमी ने उसके नेचर की अच्छाई को कभी कम नहीं होने दिया, क्योंकि विंग नेचर से बहुत काइंड, लविंग, केयरिंग और सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, जो अपने बड़े भाई से पूरा ऑपोजिट है। क्योंकि वुशियान बेशक एक ओमेगा है, लेकिन उसकी हरकतें एक अल्फा से कम नहीं है, जो ओमेगा तो बस नाम का ही है। वहीं वुशियान अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की वजह से बचपन से ही विंग को दूसरों से प्रोटेक्ट करता आया है। वो हर पल विंग का साया बन के रहता आया है, कभी उसे खुद से अलग नहीं होने दिया। इसके चलते उसने विंग को तो स्पेशल स्कूल में भी नहीं जाने दिया, अपने साथ अपने ही स्कूल लेके जाता था और विंग की पढ़ाई का पूरा ख्याल रखता था। और वुशियान के लिए विंग ही वो सबसे बड़ा रीज़न था, जिसकी वजह से वुशियान ने खुद को फाइटिंग स्किल में एक्सपर्ट बनाया था, ताकि वो विंग का हमेशा बॉडीगार्ड बन के रह सके। और जब बचपन में कोई भी विंग को बुली करता था तो वुशियान जाके उसके नाक तोड़ दिया करता था, क्योंकि हाथ पैर तोड़ने के लिए वुशियान की एज उस वक्त कम थी ना। बस इसीलिए जहाँ वे फैमिली में मिस्टर एंड मिसेस वे अपने दोनों ओमेगा बेटों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, उन्होंने कभी भी विंग को उसकी कमी का एहसास नहीं होने दिया। वहीं दोनों ही भाई विंग और वुशियान अपनी फैमिली में बहुत खुश रह रहे थे, लेकिन जल्दी ही उनकी खुशियों को नज़र लग गई। वुशियान सिर्फ 12 साल का था और विंग सिर्फ 7 साल का, जब एक दिन उन दोनों को पता चलता है कि उनके फादर के होटल में माफिया गैंग ने फाइट कर दी है और गैंग शूटआउट में उनके पेरेंट्स नहीं रहे। जो सदमा उन दोनों भाइयों के लिए उनके ऊपर आसमान गिरने जैसा था, लेकिन वुशियान ने अपना सारा दुख साइड रख दिया विंग के लिए, क्योंकि वो जानता था कि विंग उसके जितना स्ट्रांग नहीं है, वो खुद को नहीं संभाल पाएगा।
इसलिए विंग को संभालने के लिए वूशन को खुद को संभालना ज़रूरी था। लेकिन वो दोनों इतने छोटे थे कि अपने फादर का बिजनेस संभाल नहीं सकते थे। इसलिए उनका ख्याल रखने उनके अंकल फेंग मियान अपनी फैमिली के साथ उनके साथ रहने आ गए थे, जो अब दोनों भाइयों के गार्जियन थे। और अब अंकल फेंग मियान ही थे जो वे फैमिली के होटल बिजनेस को संभाल रहे थे, वूशन और विंग के बड़े होने तक, क्योंकि वूशन अपने लीगल एज पे आने के बाद ही बिजनेस को संभाल सकता था। वहीं फेंग मियान की फैमिली में उनकी वाइफ मैडम यू और 2 बच्चे थे, यानली और जिनशा। जहां मैडम यू अपने दोनों बच्चों के साथ विंग और वूशन का भी बहुत ख्याल रखती थी। जहां सबको ये लगने लगा था कि अब विंग और वूशन की लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। दरअसल फेंग मियान की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी और जब से वे फैमिली का होटल बिजनेस संभालने लगा था, उसके अंदर लालच बढ़ गया था। और जब एक दिन होटल के सीसीटीवी कैमरा फुटेज से फेंग मियान को ये पता चला था कि मिस्टर एंड मिसेस वे को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वेन रोहान है, फेंग मियान ने वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस में ना देकर सीधे वेन रोहान को जाकर दे दिया और अपने फायदे के लिए उससे हाथ मिला लिया। जहां फेंग मियान बहुत अच्छे से जानता था कि वूशन के बड़े होने पर उसे सारा बिजनेस वूशन को हैंडओवर करना पड़ेगा, जो फेंग मियान बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए उसने वेन रोहान के सीसीटीवी फुटेज के बदले में वेन रोहान से विंग और वूशन को मारने के लिए बोला, जिसके लिए वेन रोहान भी राजी हो गया और फेंग मियान का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। जो पूरी बात आकर फेंग मियान ने मैडम यू को भी बताई, जिसके लिए मैडम यू भी फौरन राजी हो गई और अपने हस्बैंड का साथ देने का फैसला किया। जिसके बाद सबने मिलकर प्लान बनाया कि मैडम यू 4 बच्चों को लेकर बाहर जाएंगी और तब वहां वेन रोहान के आदमी आकर विंग और वूशन को अपने साथ ले जाएंगे और मार डालेंगे। जिस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक दिन मैडम यू 4 बच्चों को लेकर मेले में चली गईं, जहां 4 बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वूशन उन सब में सबसे ज्यादा अलर्ट था, सिर्फ विंग के लिए। जहां वूशन ने मैडम यू के फेस पर कुछ टेंशन के एक्सप्रेशंस तो नोटिस किए थे, पर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो ये सोच ही नहीं सकता था कि उसके अंकल और आंट उसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं और आने वाले कुछ पलों में उन दोनों भाइयों के साथ क्या होने वाला है। कि तभी मैडम यू वेन रोहान के आदमियों को वहां मेले में नोटिस करके 4 बच्चों को लेकर फूड कोर्ट में चली जाती हैं, जहां जाकर वो 4 बच्चों के लिए फूड ऑर्डर करती हैं। लेकिन पहला मौका मिलते ही वहां से अपने दोनों बच्चों को लेकर निकलकर घर वापस आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वूशन ये नोटिस करता है कि बहुत टाइम होने के बावजूद भी मैडम यू वापस नहीं आई थी, वो थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वो अकेला नहीं था, विंग था उसके साथ, उसकी जिम्मेदारी थी उसके साथ। जहां अपने भाई के टेंस्ड फेरामॉन्स को फील करके विंग भी वूशन से पूछता है कि गगा को क्या हुआ है, जिस पर वूशन खुद पर कंट्रोल करके विंग से कहता है कि कुछ नहीं, बस मैडम यू नहीं मिल रही हैं, इसलिए अब उन्हें ढूंढने जाना होगा। जो बात कहकर वूशन विंग का हाथ पकड़कर फूड कोर्ट से बाहर आकर आंट यू को ढूंढने लगता है, पर मेले में आंट यू को ना पाकर वूशन को थोड़ा शक होता है। वूशन बेशक 12 साल का था, लेकिन वो बहुत समझदार था और स्ट्रांग भी, इसलिए वो विंग को लेकर खुद घर वापस आने का फैसला करता है। लेकिन तभी अचानक वेन रोहान के आदमी उन दोनों के सामने आ जाते हैं, जिनकी इंटेंशंस को ठीक ना पाकर वूशन फौरन विंग को अपने पीछे छुपा लेता है और उनसे स्ट्रांग वॉइस में पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए। लेकिन वेन रोहान के आदमी वूशन के सवालों का कोई जवाब ना देकर फौरन दोनों भाइयों को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। जहां विंग खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है और डर के मारे रोने लगता है, जहां अपने भाई का हाल देखकर वूशन का गुस्सा आ जाता है और वो फौरन वेन रोहान के आदमियों पर अटैक कर देता है। जहां वेन रोहान के आदमी समझ ही नहीं पाए थे कि एक 12 साल का बच्चा इतना स्ट्रांग हो सकता है, इसलिए वूशन के सडन अटैक की वजह से उनकी पकड़ दोनों भाइयों पर हल्की हो जाती है। जिस मौके का फायदा उठाते ही वूशन विंग का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है। जहां सुनसान आधी रात में दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़े बिना पीछे पलटे बस भागे ही जा रहे थे, लेकिन विंग ब्लाइंड होने की वजह से दौड़ नहीं पा रहा था, जो देखकर वूशन को सिर्फ विंग के लिए ही फिक्र हो रही थी कि वो अपने भाई को कैसे प्रोटेक्ट करे। तभी वूशन की नजर रोड साइड पर रखे एक खाली डस्टबिन पर पड़ती है, जो देखकर वूशन फौरन विंग को लेकर उस डस्टबिन की तरफ जाता है और अपने 7 साल के मासूम से छोटे भाई को उस डस्टबिन में छुपा देता है। जहां विंग कुछ देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन वो
अपने भाई के फेरोमोन से बहुत अच्छे से फील कर पा रहा था कि वूशन कितना डरा हुआ था। इसलिए विंग अपनी पकड़ वूशन के हाथ पर फौरन कसते हुए कहता है कि गग्गा उसे अकेला छोड़कर ना जाए। जो बात सुनकर और विंग का चेहरा देखकर वूशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वूशन खुद पर कंट्रोल करके विंग के माथे पर किस करने के बाद प्यार से समझाता है कि उसे अपने वूशन गग्गा की बात माननी ही होगी। वूशन बस थोड़ी देर के लिए जा रहा है, माफिया लोगों को चकमा देकर वापस विंग के पास जल्दी ही आ जाएगा। तब तक विंग को अपना ख्याल रखना होगा और यहीं छुपे रहना होगा, जिसके लिए पहले तो विंग बिल्कुल भी अग्री नहीं होता, लेकिन वूशन के बार बार समझाने पर विंग को बेमन मानना ही पड़ता है और वूशन वहाँ उसी डस्टबिन में विंग को छुपाकर वहाँ से फौरन भाग जाता है। लेकिन कहते हैं ना, कानून के लंबे हाथों से तो फिर भी बचा जा सकता है, लेकिन माफिया के हाथ से बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। इसलिए लाख कोशिशों के बावजूद वूशन माफिया के हाथ तो पकड़ा ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ वहाँ कोई आदमी था जो देख रहा था जब वूशन विंग को उस डस्टबिन में छुपा रहा था, जो वूशन के वहाँ से जाते ही विंग के पास आया था और उसे डस्टबिन से बाहर निकालकर पुलिस स्टेशन ले गया था, जहाँ जाकर विंग पुलिस को सब कुछ बता देता है कि कैसे वो मेले में गए थे और किस तरह से माफिया गैंग उनके पीछे पड़े और अब उसका भाई वूशन गायब है। जो बात सुनते ही पुलिस भी अपने काम में लग गई थी वूशन को ढूंढने में। साथ ही पुलिस विंग को भी उसके घर लेकर जाती है वापस, जहां विंग को पुलिस के साथ देखकर मैडम यू के तो होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करती हैं और ऐसा शो करती हैं कि मेले से वो दोनों ही भाई उनकी आंखों के आगे से गायब हो गए थे और उन्होंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। जहां पुलिस भी मैडम यू से बहुत सारे सवाल करती है, जहां मैडम यू को तो विंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ शो नहीं कर रही थी और वूशन के बारे में जानकर मगरमच्छ के आंसू निकाल रही थी ताकि पुलिस को उस पर शक ना हो सके। जहां मैडम यू पुलिस को ये स्टेटमेंट देती है कि वो थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों को लेकर बाहर गई थी और जब वापस फूड कोर्ट में आई तो दोनों भाई वहाँ नहीं थे, और जब दोनों भाई उनसे वहाँ नहीं मिले मेले में तो वो घर वापस आ गई और अपने हस्बैंड फेंग मियान को सब कुछ बोल दिया और वो तब से ही दोनों भाइयों को ढूंढने में लगे हुए हैं, जिस स्टेटमेंट पर पुलिस ने भी यकीन कर लिया। फिर पुलिस के जाने के बाद मैडम यू विंग को उसके रूम में जाने का बोलकर फौरन अपने हस्बैंड फेंग मियान को कॉल करके सब कुछ बता देती है, जहां फेंग मियान को विंग के बचने की बात जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अभी भी उसके हक को छीनने वाला एक बच गया था। इसलिए वो फौरन वेन रोहान को कॉल करके सब बोलता है और विंग को भी रास्ते से हटाने के लिए दोबारा कहता है, जिस पर वेन रोहान फेंग मियान को समझाते हुए बोलता है कि विंग एक ब्लाइंड चाइल्ड है, इसलिए वो फेंग मियान के लिए कोई ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है। वहीं अभी पुलिस ऑलरेडी वूशन को ढूंढने में लगी हुई है, तो अभी समझदारी इसी में है कि वो दोनों ही चुप और शांत बैठे, क्योंकि बाद में विंग को रास्ते से हटाना वेन रोहान के लिए ज्यादा मुश्किल भरा काम नहीं होगा। जहां वेन रोहान की बात फेंग मियान भी समझ जाता है, जिसके बाद विंग के साथ कुछ दिन ही बस सही बीतते हैं, लेकिन धीरे धीरे मैडम यू छोटे से विंग से घर का सारा काम करवाने लग जाती हैं। जहाँ छोटा सा विंग जो देख नहीं सकता था, जो घर का कोई काम करना नहीं जानता था, क्योंकि हमेशा उसके वूशन गग्गा उसे प्रोटेक्ट करते थे, वो अब अपने हालातों से समझौता करके धीरे धीरे सारे काम करने की आदत खुद से ही डाल रहा था। जो सब करने में उसे प्रॉब्लम तो बहुत हो रहा था, लेकिन उसके पास अब कोई नहीं था जो उसे सुन पाता, उसे समझ पाता। वहीं वूशन के बिना अब विंग ने स्कूल भी जाना बंद कर दिया था, जहां विंग के लिए हर एक बीतता दिन बद से बदतर होता जा रहा था, क्योंकि अब मैडम यू ने विंग को छोटी छोटी बातों पर मारना भी शुरू कर दिया था। जहां जिनशा भी विंग के ब्लाइंड होने का फायदा उठाने लगा था, वो कोई भी गलती करता था उसका सारा इल्ज़ाम विंग पर लगा दिया करता था, जिसकी वजह से मैडम यू विंग को बहुत टॉर्चर किया करती थी। जहां एक दिन जिनशा मैडम यू की एक कीमती ड्रेस पर पेंट का कलर लगा देता है, लेकिन खुद को बचाने के लिए वो सारा इल्ज़ाम विंग पर लगा देता है, जिसकी वजह से मैडम यू को बहुत गुस्सा आता है और वो विंग को बहुत मारती हैं और खाने के लिए भी कुछ नहीं देती, साथ ही उसे कमरे में बंद कर देती हैं, जहां बैठा छोटा सा विंग अपना चेहरा अपने ही पैरों में छुपाकर बहुत रोता है और अपने मॉम डैड को बहुत मिस करता है, सबसे ज़्यादा अपने वूशन गग्गा को,
क्योंकि अब विंग ये सब सह नहीं पा रहा था। उसके पास कोई नहीं था जो उसको सुनता, उसको समझता, कोई नहीं था जो उसे प्यार करता। जहाँ उस दिन बाहर भी इतनी तेज बारिश हो रही थी, मानो विंग के दुख में पूरा आसमान रो रहा था। तभी विंग अपनी खुद की परवाह ना करते हुए अपने वुशन गगा को खुद ढूंढने निकल जाता है। वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकल जाता है, क्योंकि विंग अब इस घर में रहना नहीं चाहता था। वो हर हाल में अपने वुशन गगा को ढूंढना चाहता था। जहाँ बारिश में चलते हुए विंग खुद नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो कुछ देख नहीं पा रहा था। बस आंखों में आंसू लिए और दिल में दर्द लिए वो बस चला ही जा रहा था। जहाँ ऑलरेडी छोटे से विंग की पूरी बॉडी पर जख्म थे और उन जख्मों की वजह से उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। साथ ही वो भूखा प्यासा बारिश में चले जा रहा था, जिसकी वजह से जल्दी ही विंग की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो बीच रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। और जब अगले दिन विंग की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अनाथ आश्रम में पाता है। दरअसल उस अनाथ आश्रम के फादर हर संडे को सिटी में आया करते थे। जो अनाथ आश्रम सिटी से बाहर था और फादर सिटी में अपने काम से आया करते थे। वहीं बीती रात जब फादर अपना सारा काम निपटाकर वापस अनाथ आश्रम की तरफ जा रहे थे, तब उन्हें एक छोटा सा बच्चा रास्ते में बेहोश मिला था। और जब वो अपनी कार से बाहर निकलकर उस बच्चे को देखते हैं तो वो विंग था, जो बहुत ही बुरी हालत में था। इसलिए फादर विंग को अपने साथ ले आए थे और रात में ही फादर ने विंग के लिए डॉक्टर बुलाया था उसे ट्रीट करने के लिए। और जैसे ही डॉक्टर ने विंग को ट्रीटमेंट देना शुरू किया तो सब उसके बॉडी पर जख्म देखकर हैरान रह गए थे और जान गए थे कि विंग पर बहुत टॉर्चर हुआ है। वहीं विंग को बारिश में भीगने की वजह से बहुत तेज बुखार भी था। जहां विंग की हालत देखकर फादर को विंग पर बहुत दया आती है। और जब अगले दिन विंग अपनी आंखें खोलकर सब पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया, तब फादर बहुत प्यार से विंग को सब कुछ बता देते हैं। जो सब सुनकर और अपने वुशन गगा को याद कर कर विंग फादर के गले लगकर बहुत रोता है। वहीं विंग के होश में आने के बाद जब फादर सोंगलांग को ये पता चलता है कि विंग ब्लाइंड है तो उन्हें विंग को लेकर और ज़्यादा दुख होता है। जिसके बाद विंग रोते हुए ही फादर से उसके वुशन गगा को ढूंढने की हेल्प मांगता है। जिस पर फादर सोंगलांग विंग को संभालते हुए कहते हैं कि पहले विंग को ठीक होना होगा। फिर फादर सोंगलांग प्रॉमिस करते हैं कि वो विंग के पास उसके वुशन गगा को ढूंढकर ले आएंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे वुशन को ढूंढने की। जो बात सुनकर विंग को राहत तो आती है, लेकिन वो फिर भी अपने वुशन गगा को याद करके बहुत रोता है, क्योंकि वो बहुत अकेला फील कर रहा था। जिसके चलते अगले कुछ दिन विंग बहुत रोता है और हर बार फादर सोंगलांग उसे संभालते हैं और यकीन दिलाते हैं कि जो प्रॉमिस उन्होंने किया है वो उसको पूरा भी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फादर सोंगलांग विंग से अटैच हो गए थे, उसे अपना बेटा जैसा मानने लगे थे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इस FF का ये करेक्टेड फर्स्ट पार्ट ठीक लगा होगा। ठीक नहीं, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको अब तक की स्टोरी कैसी लगी। मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ओके, और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी, यानी कि जल्दी ही लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।